बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद तारिक बालू। नाज़रीन व सामिन, पिछले कुछ दिनों से अब पाकिस्तान के अंदर टेक्नोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मुतालिक बात सुन रहे हैं। आज अपनी इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे टेक्नोक्रेसी या टेक्नोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या टेक्नोक्रेटिक सेटअप होता क्या है, किस बला का नाम है। जो लोग इस सेटअप के हवाले से बात करते हैं, इसके हक में दलीलें देते हैं, उनकी दलाइल के अंदर कितना वजन है, और जो लोग इसके मुखालफत में बात करते हैं उनकी दलीलों में कितना वजन है, सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए मैं कुछ चीजें आपको समझाता हूं। मसलन पाकिस्तान में एक मिनिस्ट्री है, एक वजारत है जिसका नाम दफाई पैदावार है। अगर इसको चलाने वाला जो वजीर है उसने बीए के अंदर फिलॉसफी पढ़ी हो, या बीए के अंदर उसने पंजाबी पढ़ी हो, या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े हों जिनका दिफाई पैदावार से कोई ताल्लुक नहीं है, ना उसे दिफाई पैदावार की अंडरस्टैंडिंग है, तो एक बात यह की जाती है वो किस तरह से महकमा चला पाएगा। अब एक वजारत का नाम साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। अब आप फर्ज कर लीजिए कि इस वजारत को चलाने वाला एक शख्स जो कि एक सियासतदान है, वो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर पार्लियामेंट में पहुंचा, उसे पोर्टफोलियो दे दिया गया। फर्ज कर लीजिए कि यह शख्स LLB पास है, जिसने LLB के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ा, लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ा, इस्लामिक लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ा। आप मुझे यह समझा दीजिए कि ये चीजें उसे किस तरह से हेल्प आउट करेंगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत को संभालने के लिए, जबकि उसे पता होना चाहिए कि जेनेसिस ऑफ इंटरनेट जो है दुनिया के अंदर किस तरह से इनकलाब बर्पा कर चुकी है, बिग जाइंट्स क्या होते हैं, और टेक्नोलॉजी के जो एग्जेक्टिव्स हैं वो किस तरह से दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं, एप्पल किस तरह से काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट किस तरह से काम कर रही है, अमेजॉन किस तरह से काम कर रहा है, ई कॉमर्स किस तरह से काम करता है, या डेटा नोटेशन किस तरह से काम होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। ये सारी चीजें इस शख्स को पता होनी चाहिए। अगर पता होती हैं तो आप कह दीजिए कि यह शख्स जो है अपनी वजारत पर बड़ा अच्छी तरह से काम करेगा और उसके साथ इंसाफ करेगा। इसी तरह से एक और वजारत है जिसे हम कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री कहते हैं। इस मिनिस्ट्री को संभालने वाला शख्स अगर ऐसा है जिसने दुनिया के बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उनके अंदर एज सिविल इंजीनियर काम किया है, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, वो समझता है कि पुल किस तरह से बनाए जाते हैं, रोड्स किस तरह से डेवलप की जाती हैं, किस तरह से इन चीज़ों को टेक्निकली आगे लेकर चलना है, और दुनिया के अंदर किस तरह से इन टेक्नोलॉजीज को लेकर दुनिया के ममालिक तरक्की कर रहे हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो अगर यह शख्स संभालता है वो ज्यादा बेहतर होगा, या कुछ ऐसा शख्स संभालता है जिसने अरबी पढ़ी हुई है, जिसने फारसी पढ़ी हुई है, या कम तालीम याफ्ता है और इन चीजों से, इस तरह की टेक्नोलॉजी से बिल्कुल नाबलद है, वो चीजों को अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता, तो ये आप सोच लीजिए कि कौन सा शख्स ऐसी वजारत को चलाने के लिए मुफीद होगा। अब एक और वजारत है, इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेवेन्यू। फर्ज कर लीजिए कि इसको चलाने वाला एक शख्स दुनिया की डिफरेंट इकोनॉमीज के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखता हो, बिलखसूस पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, उसके इकोनॉमिक्स को लेकर उसके आर्टिकल्स दुनिया के बड़े बड़े जरीदों में छपते रहे हों और दुनिया के लोग उसकी बातों को कोट करते हों। बिलखसूस जब पाकिस्तान की बात की जाए, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात की जाए, तो पाकिस्तान के डिफरेंट टीवी चैनल्स उसकी राय को मोतबर समझते हों। इस तरह के बेशुमार लोग हैं जो टीवी चैनल्स पर बैठकर अपनी राय का, न्यूट्रल राय का इजहार करते हैं। अगर ऐसे शख्स को हम पाकिस्तान में लेके आए, उसे कहें कि आप इस वजारत को चलाइए, पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक हालात हैं उन्हें ठीक कर दीजिए, जिस क्राइसिस के अंदर पाकिस्तान है आपकी हमें राय चाहिए, आपका इनपुट चाहिए, आपकी साइंटिफिक एप्लीकेशन चाहिए, जो आप अप्लाई कीजिए और पाकिस्तान को सीधे रास्ते पर डाल दीजिए, तो ये शख्स बेहतर होगा, या इसके मद्दे मुकाबल वो शख्स बेहतर होगा जिसको इकोनॉमिक्स के ऊपर, जिसको मुल्क के माशी फिगर्स के ऊपर, चीज़ों के ऊपर कोई नॉलेज ना हो और इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ना रखता हो, जिसे पिक किया गया हो, चूज किया गया हो, इस पोर्टफोलियो पर बिठा दिया गया हो। तो बेहतर यह है कि वो लोग जो कि टेक्निकली एक्सपर्ट हो, वो अपने अपने फील्ड के मुतालिक अंडरस्टैंडिंग रखते हो, उन्हें अपनी अपनी फील्ड के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके मुतालिक कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग हो और साइंटिफिक एप्लीकेशन के जरिए उनका हल भी जानते हो। तो ऐसे लोग अगर हम अप्लाई कर देंगे, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज पर ले आएंगे, तो ऐसे लोगों को हम टेक्नोक्रेट कहेंगे और इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम टेक्नोक्रेसी कहेंगे। दुनिया के बेशुमार थियरीज जो हैं वो ये थियरीज दे रहे हैं कि दुनिया जिन क्राइसिस के अंदर घिर चुकी है, जो इकोनॉमिक्स क्राइसिस चल रहे हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, इसके अलावा दुनिया के अंदर जो बेशुमार पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही हल है। जो इंजीनियर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो लोग जो टेक्निकली साउंड हैं और टेक्निकल एक्सपर्टीज रखते हैं, स्किल रखते हैं, विजन रखते हैं, आप
ان کے ہاتھ میں پورٹ فولیوز دے دیں, ان کو کہیں کہ آپ عنان حکومت چلائیں, آپ ان چیزوں کا مسائل کا حل پیش کریں اور سائنٹیفک اپلیکیشن کے ذریعے ان چیزوں کا حل جو ہے وہ پیش کر کے لوگوں کے لیے آسانی کا باعث بنے. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو ای کامرس کے متعلق جانتے ہوں گے, یہ وہ لوگ ہوں گے جو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے متعلق جانتے ہوں گے, جو کہ کنزیومر الیکٹرانکس کے متعلق جانتے ہوں گے, میڈیا سٹریمنگ کے متعلق جانتے ہوں گے. وہ جو مسائل کا حل نکالیں گے وہ بہتر طریقے سے مسائل کا حل نکلے گا اور دنیا جو ہے خوشحالی اور سکھ کا سانس لے گی. اسی طرح سے یہ لوگ جو ہیں, یہ تھیریز جو ہیں ٹیکنوکریسی کے حق میں دلائل دیتے ہیں. وہ یہ بات کرتے ہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی ٹیکنالوجیکل جو فرمز ہیں, جو کمپنیز ہیں, وہ اب ٹیکنوکریٹک مائکروکازم بن چکی ہے. مطلب ہے ان کو چلانے والے سارے لوگ ٹیکنیکلی ایکسپرٹ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنا مقام بنا رہے ہیں اور دنیا کو جدت کے راستے کے اوپر ڈال رہے ہیں. وہ ایگزامپل دیتے ہیں کہ جس طرح سے بگ فائیو ہے, بگ فائیو کو ہم ٹیک جائنٹ بھی کہتے ہیں, جس طرح سے گوگل ہے, ایمیزون ہے, ایپل ہے, میٹا ہے اور مائکروسافٹ, یہ 5 چیزیں دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز ہیں. تو اب یہ کمپنیز چلانے والے جو لوگ ہوں گے وہ لوگ کون ہوں گے؟ جو ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہوں گے, چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو یہی لوگ اگر ہم عنان حکومت چلانے کے اوپر لگا دیں تو وہ زیادہ بہتر سے عنان حکومت چلائیں گے بھی اور لوگوں کے لیے سکھ کا بھی باعث بنیں گے. اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دنیا کے کون کون سے ایسے ممالک ہیں جو کہ ٹیکنوکریٹک نیشن سٹیٹس بن چکی ہیں. سب سے پہلے ہم چائنا کی اگزامپل لیتے ہیں. چائنا کو جو سسٹم رن کرتا ہے اسے پلٹ بیورو کہتے ہیں. اب پلٹ بیورو یہ ہوتا ہے کہ یہ 9 لوگوں کا ایک گروہ ہوتا ہے جس میں سے 8 لوگ انجینئرز ہوتے ہیں, کیونکہ چائنیز کا یہ خیال ہے کہ یہی وہ پروفیشنل لوگ ہیں جو سکل رکھتے ہیں, جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں, ڈیولپمنٹ, ڈیفنس, میکرو اکنامکس اینڈ گورننس کے معاملات کو بہتر طور پر ایفیشنٹلی مینج کر سکتے ہیں. چائنا میں جو 5 ایئرس پلانز بنے اور ان میں بڑے بڑے پروجیکٹ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, جس طرح کے نیشنل ٹرنک ہائی وے سسٹم, چائنا ہائی سپیڈ ریل سسٹم, 3 گاجز ڈیم, اس طرح کے پروجیکٹس چائنا میں ٹیکنیکلی ساؤنڈ لوگوں نے ہی کمپلیٹ کیے, جن میں زیادہ تر تعداد انجینئرز کی تھی. اور یہی انجینئرز اور ٹیکنیکلی سکلفل جو لوگ ہیں وہ ڈیسیژن میکرز بھی تھے. اسی طرح سے جو پرانا رشیا ہے جسے ہم سوویت یونین کہتے ہیں, اس کو بھی چلانے والے ٹیکنوکریٹ ہوا کرتے تھے. 1986 میں جو عنان حکومت سنبھال رہے تھے, جو ڈیسیژن میکر سے, جو مختلف پورٹ فولیوز کو سنبھالے ہوئے تھے, ان میں سے 89% جو ممبرز ہیں وہ انجینئرز تھے سوویت یونین کے اندر. اسی طرح موجودہ رشیا کے اندر جو پریزیڈنٹ آف رشیا ہے وہ ایسے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز رکھتے ہیں اور جن کا پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, جن کو ہم ٹیکنوکریٹس کہتے ہیں. اسی طرح سے یورپین پارلیمنٹ کے اندر بھی ہمیں بے شمار ایسے سیٹ اپس ملتے ہیں یا ڈیموکریسیز ملتی ہیں جن میں ان الیکٹڈ ایکسپرٹس جو ہیں وہ پرومیننٹ پوزیشن کے اوپر اپنے فرائض انجام دیتے ہیں. اس زمن میں 1990 کی دہائی میں اٹلی کی اگزامپل دی جا سکتی ہے. جب اٹلی اکنامک اینڈ پولیٹیکل کرائسس کا شکار تھا تو ایک اکانومسٹ جن کا نام میریو مونٹے ہے, انہوں نے پروفیشنل پولیٹیشین کا انتخاب کیا اور اپنی ایسی کیبنٹ کا انتخاب کیا جو لوگ ٹیکنیکلی ایکسپرٹ تھے, جن کو ہم ٹیکنوکریٹس کہہ سکتے ہیں. پھر 2011 سے 12 ہم یونان کی حکومت کی اگزامپل دے سکتے ہیں. جب وہ ایک اکنامک کرائسس کا شکار تھی تو ایک اکانومسٹ لیوکس پیپاڈیمس سامنے آتے ہیں. وہ ایسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں جو کہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہوتے ہیں, جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہوتے ہیں اور یہ مہارت رکھتے ہیں کہ یونان کو وہ اس اکانومک کرائسس سے باہر نکال سکیں. تو اس سیٹ اپ کو بھی ہم ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کہیں گے. ٹیکنوکریسی کی جو بیسٹ ایڈورٹیزمنٹ ہو سکتی ہے, جو سب سے بیسٹ ایگزامپل ہو سکتی ہے, وہ سنگاپور ہو سکتی ہے. اس کے اوپر بے شمار لوگوں نے آرٹیکلز لکھے. ایک آرٹیکل لکھا گیا ٹیکنوکریٹس مائنڈز لائک مشینز. ان تمام لوگوں نے یہ بات کی کہ ایفیکٹو انٹیلیجنس کے ذریعے اپنے ٹیکنوکریٹس کو مختلف شعبہ جات پر اپلائی کر کے اور ان لوگوں نے سائنٹیفکلی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے, چیزوں کے سولوشن نکال کے سنگاپور کی ایکسپورٹس کو بوم دیا. اور یہی وجہ ہے آج اگر سنگاپور کی اگزامپل دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو بڑے بڑے محکموں کو سنبھالنے والے لوگ ہیں وہ ٹیکنوکریٹ ہیں, جو اپنے سائنٹیفک نالج کو, سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے ان چیزوں کے مسائل کو دریافت کر کے سنگاپور کو ترقی کے راستے پر ڈال چکے ہیں. اب یہ بات کہ ٹیکنوکریٹک فارم آف گورنمنٹ جو ہے یا ٹیکنوکریسی جو ہے, اس کے نقصانات کیا ہیں اور کن کن ممالک کے اندر کن کن جگہوں کے اوپر یہ فلاپ ہوا, اور پاکستان میں ٹیکنوکریسی ہے یہ چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی. لیکن اس سے پہلے ڈیبیٹ یہ بنتی ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی باتیں کیوں ہوتی ہیں.
हर कुछ सालों के बाद इस तरह की बातें होती हैं। उसकी वजह ये सियासतदान हैं जिनका अपना ही किबला दुरुस्त नहीं है। ये फ्यूडोक्रेटिक सियासतदान हैं जिनके अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। ये मैसिव करप्शंस करते हैं। IMF से कर्जा लिया जाता है ताकि लोगों की भलाई हो, लेकिन लोगों की भलाई पर खर्च करने की बजाय ये जो पैसे हैं ये इनके ज़ाती बैंकों के अंदर पार्क हो जाते हैं। और फिर करप्शन की दास्तानें जब यहाँ पर छिड़ती हैं तो अदालतें भी इन्हें माफ़ कर जाती हैं और सिस्टम के अंदर दोबारा इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, अकोमोडेट हो जाते हैं। जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो मुल्क के अंदर क्राइसिस पैदा होगा। जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो पॉलिटिकल क्राइसिस को जन्म देता है। तो चीज़ें किस तरह से सीधे रास्ते पर चलेगी? अगर जमहूरियत का मुतल्लिक लूट मार होगी, अपने ज़ाती अकाउंट्स और जेबें भरना होगी, तो फिर इस तरह की बातें होंगी। लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे दूं कि अगर मोटरवे के ऊपर बेशुमार एक्सीडेंट्स होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता कि आप मोटरवे ही बंद कर दें। ठीक, इसका मतलब यह है कि आप उन एक्सीडेंट्स का सद्देबाब करें। पाकिस्तान में अगर चीज़ों को राइट ट्रैक के ऊपर चढ़ाना है तो इदारे जो हैं, जो एहतसाब के इदारे हैं, जो नैब है, जो FIA है, जो आपकी पुलिस है बिलखसूस, और जो आपकी जुडिशरी है, इन्हें न्यूट्रल होना पड़ेगा। बगैर किसी खौफ के फैसले करने पड़ेंगे, बड़े बड़े फैसले करने पड़ेंगे। जब बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी सीटों पर बैठे हैं इनका भी एहतसाब होगा, इनके गिर्द भी घेरा तंग होगा और उसी तरह से एहतसाब होगा जिस तरह से एहतसाब का हक है। इंसाफ होगा, इंसाफ का जब बोलबाला होगा तब यह मुल्क तरक्की करेगा। तब इंसाफ के फायदे जो हैं वो आम आदमी तक पहुंचेंगे, आवाम तक पहुंचेंगे। और पाकिस्तानी आवाम जो कि अभी तक अंधेरे में बैठी है, इस इंसाफ की रोशनी उन तक भी पहुंचेगी तो फिर मुल्क में खुशहाली होगी, अमन होगा और लोग जो है सुख और चैन का सांस लेंगे। अब हम ये बात करते हैं कि टेक्नोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नुकसानात क्या हैं, या पाकिस्तान में ये चल सकता है या नहीं चल सकता। तो इसके जो हम क्रिटिसिज्म करते हैं तो सबसे बड़ी दलील तो ये दी जाती है कि 1930 में दुनिया की बेशुमार जो कंट्रीज हैं वो इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार थे, स्लम्प आया था पूरी दुनिया के अंदर। बिलखसूस अमेरिका जो है इसका शिकार था। तो वहाँ जो है टेक्नोक्रेटिक सेटअप कुछ देर के लिए अमेरिका के अंदर भी आया, लेकिन जल्द ही लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया कि ये जो टेक्नोक्रेसी है ये हमारे मसाइल का हल नहीं ला सकती। फिर एक और बड़ा नुकसान ये है, ये टेक्नोक्रेट जो होते हैं अवाम की राय से बिल्कुल कतई ताल्लुक होते हैं। एक सियासतदान जो अवाम के अंदर उठता है, बैठता है, अपनी गलियों में जाता है, वो लोगों से मिलता है, उसे पता लोगों के मसाइल क्या हैं और लोगों के मसाइल जो है वो किस तरह से हल होंगे। आप देखें कि सियासतदान जो है उसके नीचे जो सेक्रेटरी होता है या जो लोग काम करने वाले होते हैं वो तो आप कह सकते हैं टेक्निकली एक्सपर्ट ही लोग होते हैं। वो टेक्निकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, वो उन मसाइल का हल उस मिनिस्टर को पेश करते हैं। फिर इसका तीसरा बड़ा नुकसान ये है कि लोग जो हैं, लोगों की जो राय है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर ख़त्म हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप अपने लोगों का इंतखाब करते हैं, वो पंजाब असम्बली जाते हैं, वो लोग जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, वो आपके उमंगों की तर्जमानी करते हैं। तो टेक्नोक्रेट जो है वो आवाम के उमंगों की तर्जमानी नहीं करते। अब आखिरी और बड़ी बात यह है कि जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ के अदवार के अंदर ये तजर्बे किए जा चुके हैं। उनको आप डेमोक्रेटिक सेटअप कह दें या मिलिट्री सेटअप्स कह दें या टेक्नोक्रेटिक सेटअप कह दें, ये मिलते जुलते ही होंगे। आप जानते होंगे कि बाहर से लोग मंगवाए गए, पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट किए गए, ये तजर्बाकार हैं, ये स्किल्ड लोग हैं, ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये टेक्निकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। इकोनॉमिक अफेयर्स जो है उनकी जो मिनिस्ट्री है इन लोगों को दी गई। ये सारे तजर्बे किए गए, लेकिन पाकिस्तान जो है राइट ट्रैक के ऊपर कभी नहीं पड़ा। तो राइट ट्रैक तभी हो सकता है जिसका मैंने कुछ देर पहले तज़किरा किया, इदारों को आप न्यूट्रल कर दें, यही सियासतदान हो। उन सियासतदानों के अंडर जो सेक्रेटरीज हैं, जो लोग हैं, वो टेक्निकली एक्सपर्ट होंगे, वो उनको अपनी पीसेस ऑफ एडवाइस देंगे और यहीं से मुल्क का निज़ाम जो है अच्छे अंदाज में चलेगा। जब एक सियासतदान को पता होगा मैंने अवाम के अंदर जाना है, इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर होगा, मेरी भी पकड़ हो सकती है, इदारे मेरी पकड़ कर सकते हैं, तब ये मुल्क राइट ट्रैक के ऊपर चलेगा। और मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों के मुताल्लिक कुछ ना कुछ सीख चुके होंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें क्लियर होंगी कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर अनाने हुकूमत चल सकती है, किस तरह से सेटअप चल सकता है, वो कौन सा सेटअप हो सकता है, वो आप सही तरीके से बता सकते हैं। अपनी अगली वीडियो किसी नए टॉपिक को लेकर, किसी नई थीम को लेकर, किसी नए कंटेंट को लेकर इंशाल्लाह हाज़िर खिदमत होऊंगा। अपना अपने गिरदनवा लोगों का बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।